हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीवी पर। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं सीटेट के ईवीएस सब्जेक्ट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास, जिसमें हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि 7 जनवरी 2022 ऑनलाइन वाला पेपर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस सेक्शन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे कंटेंट के क्वेश्चंस, पेडागोजी को डिस्कस नहीं करेंगे अभी। ठीक है, तो टोटल 15 क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन न्यू दिल्ली, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, बिटवीन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एंड लखनऊ रेलवे स्टेशन इज़ 504 किलोमीटर्स, यानी कि नई दिल्ली के जो रेलवे स्टेशन है उसकी और लखनऊ के रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है? 504 किलोमीटर है। कितनी है? 504 किलोमीटर। अब ये क्या कर रहा है, द डिस्टेंस इज़ कवर्ड बाई अ ट्रेन इन 7 आवर्स, यानी कि जो ट्रेन है वो इस डिस्टेंस को, इस दूरी को 7 घंटे में क्या करती है? कवर करती है। 7 घंटे में इस दूरी को पूरी करती है। तो टाइम दिया है हमको 7 आवर्स। द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इन मीटर्स पर सेकंड इज, हमें क्या निकलवा रहा है? स्पीड को बोलते हैं हम चाल, यानी कि औसत चाल बताइए ट्रेन की, किसमें? मीटर पर सेकंड में निकलवा रहा है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। हिंदी में भी एक बार इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टे समय। और इस टाइप का क्वेश्चन में आपको, देखिए ये आपकी ईवीएस की 5th क्लास है। इससे पहले मैं 4 क्लासेस करवा चुकी हूँ, जिसमें सभी में मैंने PYQs डिस्कस किए हुए हैं। वहाँ पर मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, और मैथ्स के प्रीवियस ईयर भी चल रहे हैं, तो उसमें भी मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको करवाया है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय। कुछ नहीं करना है, दूरी कितनी थी? तो दूरी दी है हमको 504 किलोमीटर, यहाँ पर रखेंगे 504, और समय कितना है? तो 7 घंटे में तय करती है, तो समय हो गया हमारा 7। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा 7 7 49। ठीक है, और 7 दूनी 14, यानी कि 72। ये किस में निकला है? किलोमीटर प्रति घंटे में। किस में निकला है? किलोमीटर प्रति घंटे में। 7 घंटे हैं और दूरी किस में दी है? किलोमीटर में। ठीक है, ये हमारी चाल आ गई। और लेकिन क्वेश्चन पढ़िए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस रेलगाड़ी की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल ज्ञात कीजिए। मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है। तो मैंने आपको, देखो जब वो क्वेश्चन करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो कुछ नहीं करना, बस हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। किससे? 5/18 को। इसको बस आप याद रखिए, कुछ नहीं करना है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कट जाएगा आपका 2 से। ठीक है, 9 बार। ये कट जाएगा आपका 36 बार। ये 9 से कट गया 4 बार। 9 चौक 36 और 5 चौक आ गया आपका 20। ये हो गया हमारा मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। इसका राइट आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, जो कि है हमारा डायरेक्शन से। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ चाइल्ड एट एक्स वॉन्ट्स टू प्ले विद हर फ्रेंड हु इज़ लोकेटेड एट वाई, यानी कि कोई बच्चा है जो अपनी फ्रेंड के साथ खेलना चाहता है। ठीक है, वो एक्स पर स्थित है और उसकी जो फ्रेंड है वो वाई पर स्थित है। वो अपनी फ्रेंड के पास खेलने के लिए जाना चाहता है। फॉर दिस शी फर्स्ट गोज 40 मीटर ड्यू साउथ टू रीच एट ओ, यानी कि इसके लिए वो सबसे पहले क्या करता है? बिंदु ओ पर पहुँचता है। ठीक है, जो कि एक्स से 40 मीटर की दूरी पर है। आफ्टर दिस सी गोज टूवर्ड्स ड्यू ईस्ट एंड रीच एट वाई, इसके बाद वो क्या करता है? पूर्व की दिशा में जाता है। कहाँ पर? ईस्ट लिखा है, देखिए यहाँ पर पूर्व की दिशा में जाता है और वाई पर पहुँच जाता है। आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 30, यानी 30 मीटर की दूरी तय करने के बाद। द डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम वाई एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई आर रेस्पेक्टिवली, पूछ क्या रहा है? एक्स और एक्स की जो है वाई से दूरी कितनी है वो पूछ रहा है, डिस्टेंस, और किस दिशा में, और जो है डायरेक्शन ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की दिशा पूछ रहा है वाई के रेस्पेक्ट में। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इंग्लिश में मैंने पढ़ दिया, अब हिंदी में इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको सबसे पहले बताया था, मैंने जब आपको, देखिए ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको कि अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आया करे डायरेक्शन वाला, तो सबसे पहले आपको इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करना होता है। ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं जो कि डायरेक्शन से रिलेटेड होता है। और अगर आप ये ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है सॉल्व करने में। इधर होता है हमारा ईस्ट, ये होता है हमारा वेस्ट, इधर होता है हमारा नॉर्थ, और ये होता है हमारा साउथ। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होगा? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट। इन दोनों के बीच में हमारा क्या हो जाएगा? वेस्ट और नॉर्थ। इन दोनों के बीच में वेस्ट साउथ, और ये दोनों हो जाएंगे हमारे साउथ ईस्ट। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब हम देख लेते हैं जो मैप हमें ड्रॉ करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड में इसका कलर चेंज कर लेती हूँ। अभी देखिए कोई बच्ची कहाँ पर है? एक्स पर है, तो ये हमारा हो गया एक्स पॉइंट। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्स। वह अपनी सहेली के साथ जो वाई पर स्थित है के साथ खेलना चाहती है। इसके लिए पहले वह ओ पर जाती है, जो एक्स के ठीक दक्षिण में 40 मीटर की दूरी पर है। ये एक्स हो गया। अब एक्स के दक्षिण में जाना है उसे।
ठीक। अब दक्षिण किस साइड है, अब ये देखिए दक्षिण है हमारा इधर की साइड, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, उधर उत्तर है, उधर दक्षिण है। तो ये दक्षिण में 40 मीटर की दूरी पर वो आ गई। ठीक, ये हो गया हमारा बिंदु ओ। इसके बाद वह ठीक पूर्व दिशा में 30 मीटर दूरी तय करके ओ से बाई पर पहुंचती है। अब जाएंगे हम पूर्व दिशा में, तो यहाँ से अगर हम पूर्व दिशा देखेंगे तो पूर्व हमारा किस साइड है, इस साइड है, और वो किस साइड पहुँचती है, 30 मीटर की दूरी तय करके पहुँचती है। ठीक है, ये 40 है तो ये थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, और ये 30 ही रह गया तो ये इतना ही रह जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, बाई से एक्स की दूरी, यानी कि ये हो गया हमारा पॉइंट, बाई पर पहुँच गई वो, ये यहाँ पर उसकी फ्रेंड है। ठीक है, अब इससे इसकी दूरी पूछ रहा है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है, बीच वाली। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। और क्या कह रहा है, बाई के सापेक्ष एक्स की दिशा है, बाई के सापेक्ष हमसे एक्स की दिशा पूछ रहा है, यानी कि यहाँ तक की डायरेक्शन पूछ रहा है। अब देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। यानी कि हमसे पूछ रहा है ये वाली डायरेक्शन। अब ये देखिए इस साइड में कौन सी डायरेक्शन, अगर हम ऐसे यहाँ पर ड्रॉ करूँ, मैं इसको अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये वाली डायरेक्शन पूछ रहा है। तो ये हमारी हो गई वेस्ट और नॉर्थ, यानी कि पश्चिम और उत्तर। तो देखिए पश्चिम और उत्तर इसमें लिखा हुआ है, उत्तर और पश्चिम। ठीक है, और लास्ट वाले में भी आपका उत्तर पश्चिम है। अब हम पहले डिस्टेंस और निकाल लेते हैं। तो देखिए आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय, उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वो होती है हमारी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण क्या है, तो कर्ण है हमारा ये वाला, जिसको हमने मान लिया x, हमें पता नहीं है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर लंबाई कितनी है, तो लंबाई हमारी 40, तो 40 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस आधार कितना है, तो वो है हमारा 30, तो 30 का स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 चौक 16, ये हो जाएगा 1600, प्लस 30 का हो जाएगा 900। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 0 0 9 और 6 आपका होगा 15, और एक आपका हो गया 2500। एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 2500, और एक्स बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट में 2500, और ये हो जाएगा आपका 50, कितना हो जाएगा 50 मीटर। तो इसकी जो बीच की दूरी है वो आ गई 50 मीटर, और डायरेक्शन मिल गई हमें उत्तर पश्चिम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आशा करती हूँ कि अगर आपको आगे इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट स्लॉथ्स, यानी स्लॉथ के बारे में, एक जानवर है स्लॉथ, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट, कुछ कथन दिए गए हैं। ठीक है, और उसमें से हमें ये बताना है द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट स्लॉथ, कि कौन सा कथन उसके बारे में, स्लॉथ के बारे में सही है इनमें से। तो स्लॉथ लिव फॉर अबाउट 40 ईयर्स एंड इन दैट टाइम दे मूव अराउंड 50 ट्रीज, यानी कि जो स्लॉथ का जीवन है, यानी कि स्लॉथ का जीवन काल कितना है, ओनली 40 साल है, यानी कि 40 वर्ष ही वो जीवित रहता है। और इस 40 वर्षों में वो क्या करता है, 50 ट्रीज़ यानी 50 पेड़ों पर घूमता है। नेक्स्ट है स्लॉथ लिव्स फॉर अबाउट 10 ईयर्स एंड इन द टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 ट्रीज। अब देखिए सबसे बड़ी बात, जब मैंने आपको स्लॉथ के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जो स्लॉथ होते हैं उनका जीवन काल कितना होता है, 40 साल। ठीक है, अब ये बोल रहा है यहाँ पर इसकी जीवन काल 10 साल है, तो ये ऑप्शन तो हो जाएगा बिल्कुल रॉन्ग। ठीक, अब देखिए ऐसे ही फोर्थ वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसमें बोल रहा है इसका जीवन काल 8 साल है, तो ये भी हमारा हो जाएगा गलत। अब देखिए मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि इसका जो 40 साल का जीवन है, इसमें ये सिर्फ 7 से 8 पेड़ों पर ही घूम पाता है। अब देखिए पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है दे मूव अराउंड 50 ट्रीज, यानी 50 पेड़ों पर घूमता है, तो ये भी हो जाएगा बिल्कुल गलत। तो हमारा यहाँ पर एक ही राइट ऑप्शन बचा, वो है ऑप्शन नंबर 3, स्लॉथ लिव्स फॉर अबाउट 40 ईयर्स एंड इन दैट टाइम दे कैन मूव अराउंड 8 ट्रीज, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और अपने जीवन काल में 8 वृक्षों तक घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 40 बाकी सभी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में है, तो एक्सेसिव कटिंग ऑफ फॉरेस्ट कैन लीड टू द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज़, यानी कि पेड़ों को काटने की इसमें से क्या क्या जो है हानियाँ हो सकती हैं, क्या स्थितियाँ संभव हो सकती हैं। ठीक है, तो देखिए इसके कुछ रीजन्स दिए हुए हैं। जंगलों के ज़्यादा कटने से इनमें से क्या स्थितियाँ संभावित हैं, आसपास की जंगल ज़्यादा ठंडी होगी, देखिए पेड़ों के कटने से आसपास की जगह ठंडी थोड़ी ना होगी, है ना, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्षा जल का रिसाव कम होगा, बिल्कुल सही बात है। और बहता वर्षा जल मृदा को बहा ले जाएगा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। भौम जल इसका जो स्तर है वो बढ़ जाएगा, नहीं तो घट जाएगा ना, तो ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी और सी किस में दिया हुआ है, तो बी और सी का अगर हम इसमें ऑप्शन देखते हैं तो इसमें बी और सी का ऑप्शन तो है नहीं, देखिए ए और बी, सी और डी, ए बी सी डी और बी डी का दिया है। तो देखिए अब हम इंग्लिश वाला एक बार और चेक कर लेते हैं।
देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में बी एंड सी, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए सीबीएसई ने इस टाइप की बहुत मिस्टेक की है कि आपका हिंदी में कुछ और ऑप्शन दे देता है और इंग्लिश में कुछ और दे देता है। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है, एक बार इंग्लिश में भी ऑप्शंस को देख लिया करें, क्योंकि कभी कभार आपको जैसे कोई आंसर सही लग रहा है, जैसे अभी मुझे यहाँ पर ये सही लग रहा था बट हिंदी में मुझे आंसर नहीं मिला, ठीक है, तो मैंने इंग्लिश में चेक कर लिया। इसी तरीके से आपको भी एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है, नहीं सॉल्व करने वाला है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है पढ़ लेते हैं। कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में छपे एक गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है, ठीक है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से पटन चेरू दरवाजे की दूरी 15.4 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी होगी, ठीक है। अब देखिए मानचित्र पर जो दूरी है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर, ठीक है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से पटन चेरू दरवाजे की दूरी कितनी है, 15.4। अब 1 सेंटीमीटर मानचित्र में कितनी है, 110, तो 15.4 कितनी हो जाएगी, तो 15.4 इक्वल्स टू 110 इंटू 15.4। ये इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1694 किलोमीटर, ठीक है। अब ये देखिए ये किस में है, किलोमीटर में निकालना है, लेकिन इसने पूछा क्या है, ज़मीन पर इन दोनों दरवाज़ों के बीच की कम से कम दूरी होगी। तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, कितना होता है 1000 मीटर। किलोमीटर में क्या होता है 1000 मीटर। तो जब हम मीटर से किलोमीटर में करते हैं तो हमें करना होता है 1000 से डिवाइड, ठीक है। अब यहाँ था 1694 मीटर, ठीक है। जब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1.694 मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर किलोमीटर, तो ये इसका ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द 3 नेबरिंग स्टेट्स अराउंडिंग मिजोरम आर, ठीक है। यानी कि ये पूछ रहा है कि मिजोरम के जो आसपास के स्टेट हैं वो पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं मिजोरम स्टेट के, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दूसरा है बिहार, छत्तीसगढ़, असम, तीसरा है वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, फोर्थ है त्रिपुरा, असम एंड मणिपुर। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप तभी कर पाओगे जब आपको इंडिया का मैप बहुत अच्छे से पता होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको इससे प्रीवियस वीडियो में 2-3 बार करवा चुकी हूँ, और वहाँ पर मैंने आपको पूरा मैप भी दिखाया हुआ है कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो उनको भी प्लीज़ देखना, जिससे आपको क्वेश्चंस जो हैं बार बार रिपीट होंगे आपको, तो जितना आप देखोगे उतना ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए इसके लिए जब मैं मैप पर लेके चलती हूँ आपको, जिससे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए ये रहा हमारा इंडिया का मैप, और इसमें देखिए मिज़ोरम किस जगह पर है, तो मिज़ोरम है इस जगह पर, ये है हमारा मिज़ोरम। अब ये देखिए इसके आसपास कौन से जो है राज्य हैं, तो एक तो आपका देखिए ये त्रिपुरा बिल्कुल पास में है इसके, दूसरा आपका मणिपुर, ठीक है, और तीसरा जो स्टेट है वो है आपका असम, ठीक है। तो ये 3 स्टेट हैं जो मिज़ोरम के बिल्कुल पास हैं, और यही हमसे आंसर में पूछा था। तो देखिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन को देखते हैं कौन कौन से स्टेट वहाँ पर दिए गए हैं। तो याद रखना असम, त्रिपुरा और मणिपुर, ये 3 स्टेट हैं जो इसके क्या हैं, पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है। तो देखिए फाइनली जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, त्रिपुरा, असम और मणिपुर, यही हमने वहाँ पर अभी देखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स या Union Territory of India, the Village Council of Forest on the Hills hold a special meeting and through a lottery decide which family will get how much land that year for farming। यानी कि ये पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य या संघशासित प्रदेश में पहाड़ों पर जंगल के निवासी की ग्राम सभा पंचायत एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर यह निश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल खेती की कितनी ज़मीन मिलेगी। तो ये हमारा होता है मिज़ोरम में। कहाँ होता है, मिज़ोरम स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माउंट एवरेस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ, ये पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट जो है किसका एक भाग है, तिब्बत का, नेपाल का, इंडिया का और चाइना का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 नेपाल। देखिए बहुत से लोग इसमें इंडिया कर देंगे, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को, इसीलिए ये इतना छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 नेपाल। माउंट एवरेस्ट क्या है, नेपाल का एक भाग है, ठीक है, नेपाल देश का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई अ रिवर्सिबल चेंज फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि हमको वो परिवर्तन जो है पहचानना है जिसको रिवर्सिबल, जिसको उत्क्रमित किया जा सकता है, ठीक है। देखिए रिवर्सिबल का मतलब होता है कि
वो जिस कंडीशन में है दोबारा से उसको प्राप्त किया जा सकता है। पहले देखते हैं प्रिपेयरिंग अ कोटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस कि पीओपी जब एक बार बन जाती है तो आप उसको फिर से दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रिपेयरिंग मोल्टन वैक्स, इट कैन बी, ये हो सकता है आंसर हो जाए। प्रिपेयरिंग पनीर फ्रॉम मिल्क, देखिए अगर आप एक बार दूध से पनीर बना लोगे तो फिर से आप पनीर से क्या दूध बना सकते हो, बिल्कुल नहीं बना सकते, है ना। प्रिपेयरिंग बायोगैस फ्रॉम काउ डंग, यानी कि जो गोबर होता है गाय का, तो क्या आप उससे एक बार बायोगैस बनाने के बाद क्या आप फिर से उसको गोबर बना सकते हो, बिल्कुल नहीं बना सकते। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, मोम का घोल बनना। अगर मोम का एक बार घोल बन जाता है तो आप फिर से उसको मोम बना सकते हो, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द रूट्स फाउंड इन डिफरेंट ट्रीज या प्लांट्स, यानी कि इसमें आपसे क्या पूछा है कि वृक्षों या पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले नीचे दिए गए कुछ विशिष्ट लक्षणों पर विचार कीजिए। यानी कि ये कुछ लक्षण, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेषताएं दी गई हैं एक पेड़ की, ठीक है। और वो किस पेड़ की, इन्होंने ये भी बता दिया है, बरगद के वृक्षों की पाए जाने वाले लक्षण कौन कौन से हैं, तो ये दी गई हैं बरगद के वृक्ष की। अब आपको इनमें से ये 5 विशेषताएं दी गई हैं, ये बतानी है कि कौन कौन से लक्षण बरगद के पेड़ के हैं, ठीक है। जो नहीं होंगे वो हट जाएगा, है जो हैं वो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, वृक्ष की लटकती शाखा जैसे दिखाई देने वाली वास्तव में उसकी शाखा नहीं जड़ें होती हैं। बिल्कुल सही है, ये बरगद का आपका पेड़ है मान लीजिए इस तरीके का, तो इसमें से क्या होता है, इस तरीके के ये जड़ें इस टाइप की लटकती हुई आपने देखी होंगी बरगद के पेड़ में, ठीक है। अगर आपने बानियन ट्री यानी कि बरगद का पेड़ देखा होगा तो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जड़ों की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होना, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है बरगद के पेड़ के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों की तरह सहारा देना, बिल्कुल सही है। ये जो जड़ें होती हैं ये ज़मीन तक ऐसे चली जाती हैं अंदर तक, तो ये क्या करती हैं, इस पेड़ को सहारा देती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडारण करना, ये बिल्कुल गलत है। ये जो जड़ें होती हैं, रूट जो होती हैं, वो क्या करती हैं, खाद्य सामग्री यानी भोजन का भंडारण स्टोर नहीं करती हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर ई पढ़ लेते हैं, लटकती जड़ों का बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चलाना, बिल्कुल सही है। ये जो जड़ें होती हैं निकलते ज़मीन के अंदर तक चली जाती हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, सी और ई बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए, सी और ई। देखिए मैंने बरगद के जितनी भी ये जो क्वेश्चन है ना, ये सभी आपके EVS की NCERT 3 to 5 से पूछे गए हैं, ठीक है। NCERT की जो बुक है क्लास 3rd से 5 थी, वहाँ से पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं है, ठीक है। और देखिए अगर आप बुक पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, बिल्कुल फ्री बुक आपको अवेलेबल हो जाएगी। और आपको बुक कैसे डाउनलोड करनी है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आप चेक कर सकते हैं, मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। और अगर आप देखिए बुक्स को नहीं पढ़ सकते हैं, बुक्स को नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने सिर्फ 6 वीडियोस अपलोड की हुई हैं इसी चैनल पर, जिसमें मैंने EVS की क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 सारी NCERT कवर की हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी आपकी समरी है वो मैंने सारी वहाँ पर डिस्कस की हुई है, ठीक है। और वहीं से आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में वो देख लेते हैं। किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आई हूँ वह एक क्या है, पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है और हमारे घर पत्थर और लकड़ी से, देखिए पत्थर और लकड़ी से घर कहाँ पर पाए जाते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा इसका मनाली यानी कि हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी मित्र कमज़ोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है, यानी कि उसके जो दांत हैं वो भी कमज़ोर हैं और उसकी हड्डियां भी वीक हैं, ठीक है। उसके बोन्स भी वीक हैं, उसके टीथ भी वीक हैं। उनके उभरने के लिए इनमें से कौन सा विकल्प उत्तम है, यानी कि इन दांत को और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए उसको जो है इन सभी में से किसका सेवन करना चाहिए, कौन सी चीज़ उसको कंज्यूम करनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए जब भी दांत की और हड्डियों की बात आती है, इट मीन्स दैट हमारे अंदर कैल्शियम की कमी है। और जब भी कैल्शियम की बात आती है तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम हमें मिलता है दूध से। किससे मिलता है, दूध से। अब ये देख लीजिए इसमें सभी ऑप्शन में दूध आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो वो दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर 3 में, दूध, सब्जियां, पालक, फल। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमें सब्जियां खानी चाहिए, पालक खाना चाहिए, फल खाना चाहिए और दूध लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मधुमक्खियों के बारे में। मधुमक्खी के छत्तों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अब देखिए ये कुछ स्टेटमेंट, कुछ कथन हमें दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। जैसा कि अभी हमने बरगद वाला क्वेश्चन किया था ना, उसी तरीके से हमें यहाँ पर करना है। तो स्टेटमेंट ए पढ़ लेते हैं। प्रत्येक छत्ते में बहुत सी रानी मक्खियाँ होती हैं जो अंडे देती हैं, बिल्कुल सही है। रानी मक्खियाँ क्या करती हैं, अंडे देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं, ओके। छत्ते में बहुत सारी
काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं जो शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। नर मक्खियाँ कुछ ही होती हैं, ये भी सही है। यदि काम करने वाली मक्खियाँ ना हों तो छत्ता और शहद नहीं बन सकते, बिल्कुल सही। नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि रस वाले फूलों को खोजने में सहायता करते हैं, ये यहाँ पर बिल्कुल गलत है। देखिए ये जो नर मक्खी होती हैं वो कुछ भी काम नहीं करती हैं, ठीक है। सारा काम जो करती हैं जैसे कि छत्ता जो है रस को ढूंढना, फूलों को खोजना, छत्ता बनाना, मधुमक्खी का छत्ता जो होता है वो बनाना, शहद बनाना, ये सब काम करती हैं। तो काम करने वाली मक्खियाँ करती हैं। और रानी मक्खी क्या करती है? अंडे देती है, ठीक है। और नर मक्खियाँ बहुत कम होती हैं और ये कुछ भी काम नहीं करती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में ये दिया गया है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गई उस विशेषता को चुनिए जो नीचे दिए गए सभी जानवरों में पाई जाती है। यानी हमें एक ऐसी विशेषता बतानी है जो इन सभी में पाई जाती है, कछुए में, अजगर में, बाज में, छिपकली में, शहद की मक्खी में। तो देखिए जहरीला होना, पहले ऑप्शन नंबर डी पढ़ लेते हैं। जहरीला होना, कछुआ क्या जहरीला होता है? अब इसमें से छिपकली जहरीली होती है, ठीक है। हर कोई तो जहरीला नहीं है, हमें वो विशेषता बतानी है जो कि सभी में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी तो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। एक मिनट में इसको नीचे स्क्रॉल कर लूँ। जब ऑप्शन नंबर डी हट गया तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल ही कट हो जाएगा। 4 तो सही हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है? अंडे देना। तो देखिए कछुआ भी अंडा देता है, अजगर भी अंडा देता है, बाज भी अंडा देता है, छिपकली, शहद की मक्खी, ये सभी अंडे देती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी तो यहाँ पर मुझे सही लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी किस में है? तो वो है ओनली ऑप्शन नंबर 2 में और 3 में, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट भी कट हो गया। अब ये देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी सही है या नहीं, तो हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। बी क्या है? भूमि पर तथा जल में दोनों में रह सकना। अब देखिए जो छिपकली है क्या वो जल में रह सकती है? नहीं रह सकती ना, ठीक है। देखो कछुआ रह सकता है, ठीक है। बाज के जल में रहता है? बिल्कुल नहीं रहता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यानी कि ये सभी क्या करते हैं? अंडे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में है? तो वो है कैंचुओं के बारे में। किसके बारे में है? कैंचुओं के बारे में है, जिसको हम बोलते हैं अर्थवॉर्म्स। इसमें भी आपको वही करना है। 5 कथन दिए गए हैं कैंचुओं के बारे में और आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहले ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं। ये ज़मीन में क्या करते हैं? छेद बनाते रहते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। ये क्या करते हैं? कैंचुए ज़मीन में छेद बना लेते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। नेक्स्ट, ये मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनसे मल से मृदा उपजाऊ बनती है, बिल्कुल सही। इनका जो मल होता है उससे क्या होती है? मृदा उपजाऊ बनती है। नेक्स्ट क्या है? ये अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित करते हैं, बिल्कुल सही है। ये जिस कंपोस्ट को बनाते हैं वह फैक्ट्री में बने उर्वरकों से महंगी होती है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। रसायनों का छिड़काव कैंचुओं को प्रभावित नहीं करता है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 3, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखिए ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं कंटेंट के। अब आगे हमारी पेडागोजी। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो प्लीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। ऐसे ही अब देखिए आपको डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। ये हमारी ईवीएस की 5th क्लास थी PYQs को लेकर के, और कंटेंट हमारा फिनिश हो चुका है लगभग NCERT का। 6 वीडियोज़ में जो है कंटेंट को पूरा क्लियर किया गया है। 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है रह गए हों, ठीक है। बाकी मैंने पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अभी हम सिर्फ PYQs देख रहे हैं, जिससे आपका जो है कंटेंट भी क्लियर हो जाएगा, आपके प्रीवियस ईयर भी हो जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर इस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, ठीक है, CTET से रिलेटेड कोई भी टॉपिक से अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।